नमस्कार। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिनय श्रीवास्तव और साथ में मैं हूं विनीता। इस अंक में व्यक्तित्व की कड़ी में भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी राजगुरु समसामयिकी के रूप में इस बार गुलामी की मानसिकता वाले निशानियों से मुक्ति की ओर बढ़ते भारत को शामिल किया गया है। साथ ही नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की 9वीं बैठक, मन की बात, कारगिल विजय दिवस की रजत जयंती पर प्रधानमंत्री का कारगिल दौरा, आम बजट पर CII में प्रधानमंत्री का संबोधन, भारत सऊदी अरब के बीच निवेश पर आगे बढ़ते कदम, पेरिस ओलंपिक में अभी तक के भारत की उपलब्धियां और बैक कवर के रूप में भारत की 43वीं विश्व धरोहर चराइदे मोइदाम इस अंक की विशेषता है। भारत की अर्थव्यवस्था 2014 में दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, जो 2024 तक 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। भारत ने पिछले 10 वर्षों में विकास की गति को बनाए रखा और अब सरकार के साथ सभी नागरिकों का सामूहिक लक्ष्य इसे दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन स्थित सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक की अध्यक्षता की। विकसित भारत एट 2047 के विजन को साकार करने के लिए उन्होंने सभी राज्यों और केंद्र के सहयोग एवं सामूहिक प्रयास पर जोर दिया। भारत ने पिछले 10 वर्षों में सामाजिक और आर्थिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर काफी प्रगति की है। पहले मुख्य रूप से आयात पर निर्भर भारत अब दुनिया को कई उत्पाद निर्यात करता है। देश ने रक्षा, अंतरिक्ष, स्टार्टअप और खेल जैसे व्यापक क्षेत्रों में विश्व मंच पर अपनी पहचान बनाई है। ये बदलाव का दशक है, जो विभिन्न क्षेत्रों में ढेरों अवसर लेकर आया है। बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों को इन अवसरों का उपयोग करने, नीति निर्माण, क्रियान्वयन में नवीन दृष्टिकोणों के माध्यम से विकास के लिए अनुकूल नीतियां बनाने और शासन के कार्यक्रम शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के विजन को विकसित राज्यों के माध्यम से साकार किया जा सकता है। विकसित भारत की आकांक्षा जमीनी स्तर यानी प्रत्येक जिले, ब्लॉक और गांव तक पहुंचनी चाहिए। इसके लिए प्रत्येक राज्य और जिले को 2047 के लिए एक विजन बनाना चाहिए, ताकि 2047 में विकसित भारत को साकार किया जा सके। विभिन्न सरकारी योजनाओं में कार्य निष्पादन को बेहतर बनाने के लिए जिलों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुई। युवाओं को रोजगार के वास्ते तैयार करने के लिए कौशल और प्रशिक्षण पर जोर दिया जा रहा है, क्योंकि दुनिया कुशल मानव संसाधन के लिए भारत की ओर देख रही है। नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल में पीएम मोदी ने राज्यों को निवेशक के अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए भी प्रोत्साहित किया। उन्होंने नीति आयोग को मापदंडों का एक निवेश अनुकूल चार्टर तैयार करने का निर्देश दिया, जिसमें निवेश आकर्षित करने के लिए लागू की जाने वाली नीतियां, कार्यक्रम और प्रक्रियाएं शामिल होंगी। निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से उनके बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए इन मानदंडों में उपलब्धि के आधार पर राज्यों की निगरानी की जा सकती है। निवेश आकर्षित करने के लिए केवल प्रोत्साहन के बजाय कानून व्यवस्था, सुशासन और इंफ्रास्ट्रक्चर के महत्व पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। बैठक में भाग लेने वाले अन्य व्यक्तियों में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री एवं उप राज्यपाल शामिल रहे। साथ ही पदेन सदस्य और विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में केंद्रीय मंत्री और नीति आयोग के उपाध्यक्ष तथा सदस्य शामिल हुए। नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक इस वर्ष की थीम विकसित भारत एट 2047 था, जिसका केंद्रीय फोकस भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना था। इस बैठक का उद्देश्य केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच सहभागी शासन और सहयोग को बढ़ावा देना, सरकारी प्रयासों को आम लोगों तक सुचारू तरीके से पहुंचाकर ग्रामीण और शहरी आबादी की जीवन गुणवत्ता को सुधारना रहा। बैठक में 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को
प्राप्त करने में राज्यों की भूमिका पर भी विस्तृत चर्चा हुई। इस आयोजन की विस्तृत जानकारी पत्रिका में शामिल है। कारगिल में देश के वीर जवानों ने न सिर्फ दुश्मनों को घुटने टेकने और पीठ दिखाकर भागने पर मजबूर किया था, बल्कि युद्ध जीतने के साथ साथ हमारी सेना ने सच्चाई, संयम और ताकत का एक अविश्वसनीय उदाहरण पेश किया था। देश के गौरव और स्वाभिमान का त्योहार 25वें कारगिल विजय दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों को दी श्रद्धांजलि और लद्दाख में शिंकुल ला सुरंग में पहला विस्फोट कर प्रोजेक्ट की शुरुआत की। सरकार के प्रयासों का ही नतीजा है कि पृथ्वी का ये स्वर्ग अब तेजी से शांति और समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ रहा है। कारगिल विजय दिवस देश को याद दिलाता है कि देश के लिए दिया गया बलिदान अमर होता है। महीने, साल, दशक और सदियां बीत जाने के बाद भी देश के सीमाओं की रक्षा के लिए दिए गए बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता। पीएम मोदी ने कहा कि देश सशस्त्र बलों के शक्तिशाली महानायकों का सदैव ऋणी रहेगा। कारगिल युद्ध के दिनों को याद करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि वो भाग्यशाली हैं कि उस समय सैनिकों के बीच थे। कारगिल युद्ध पाकिस्तान की ओर से उस समय छेड़ा गया जब भारत शांति बनाए रखने के सभी प्रयास कर रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कारगिल विजय दिवस के दिन ही वर्चुअल तरीके से लद्दाख में शिंकुल ला सुरंग प्रोजेक्ट का पहला विस्फोट कर निर्माण की शुरुआत की। निमू पदुम दारचा रोड पर लगभग 15,800 फीट की ऊंचाई पर 4.1 किलोमीटर लंबी ट्विन ट्यूब शिंकुल ला सुरंग के निर्माण से लेह के साथ साथ जम्मू कश्मीर पूरे साल हर मौसम में देश से जुड़ा रहेगा। ये सुरंग लद्दाख के विकास और बेहतर भविष्य के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलेगी। काम पूरा होने के बाद ये सुरंग दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग होगी। शिंकुल ला सुरंग न केवल देश के सशस्त्र बलों और उपकरणों की तेज और कुशल आवाजाही सुनिश्चित करेगी, बल्कि लद्दाख में आर्थिक और सामाजिक विकास को भी बढ़ावा देगी। सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्यों का उल्लेख करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि सीमा सड़क संगठन ने न्यू इंडिया की क्षमताओं और दिशा को प्रदर्शित करते हुए सेला सुरंग सहित 330 से अधिक परियोजनाएं पूरी की हैं। इस अवसर की सभी जानकारी पत्रिका में शामिल है। भारत में खेल के प्रति समाज और सरकार की सोच बदली है, क्योंकि खेल में कभी हार नहीं होती। इसमें आप या तो जीतते हैं या सीखते हैं। भारत खेल की ताकत पहचानता है। यही वजह है कि खेलो इंडिया, फिट इंडिया, टारगेट, ओलंपिक पोडियम स्कीम से देश में खेल का इकोसिस्टम मजबूत किया जा रहा है। अब भारत के युवा खेल भी रहे हैं, खिल भी रहे हैं। यही वजह है कि भारतीय तिरंगा अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में लहरा रहा है। 26 जुलाई को शुरू हुए पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय खिलाड़ी मनु भाकर ने देश के लिए पहला पदक जीता और फिर मिश्रित टीम स्पर्धा में दूसरा पदक जीतकर रिकॉर्ड के साथ की शुरुआत तो वहीं तीसरा पदक भी निशानेबाजी में मिला। खेल की सुंदरता न केवल जीतने की आदत विकसित करने में है, बल्कि आत्म सुधार की निरंतर खोज करने में भी है। खेल हमें सिखाते हैं कि उत्कृष्टता की कोई सीमा नहीं है और हमें अपनी पूरी ताकत से प्रयास करते रहना चाहिए। ऐसा ही प्रयास 26 जुलाई को शुरू हुए पेरिस ओलंपिक 2024 में स्पर्धा करने पहुंचे भारतीय खिलाड़ियों ने किया। देश की उम्मीदें प्रतिभाशाली एथलीटों के प्रदर्शन पर टिकी रही। हॉकी और एथलेटिक्स से लेकर घुड़सवारी और नौकायान जैसे नए क्षेत्रों तक टीम इंडिया अंतर्राष्ट्रीय खेल क्षेत्र में देश की बढ़ती ताकत और महत्वाकांक्षा का उदाहरण है। भारत के 117 खिलाड़ियों ने तीरंदाजी, एथलेटिक्स, मुक्केबाजी, बैडमिंटन, घुड़सवार, गोल्फ, हॉकी, जूडो, नौकायन, निशानेबाजी, तैराकी, टेबल टेनिस, भारोत्तोलन और कुश्ती सहित 16 खेलों में पर्याप्त फंडिंग और समर्पित तैयारी कार्यक्रम के साथ न केवल पदक के लिए बल्कि राष्ट्रीय गौरव के लिए भी प्रतिस्पर्धा थी। ओलंपिक की विस्तृत जानकारी पत्रिका में शामिल है। पेरिस ओलंपिक भारतीय दल के लिए किस तरह ऐतिहासिक रहा है, इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओलंपिक से लौटे खिलाड़ियों के दल से बातचीत करते हुए साझा किया। आइए सुनते हैं उन्हीं के शब्दों में। साथियों, पेरिस ओलंपिक्स भारत के लिए कई मायनों में
ऐतिहासिक रहा है। इस ओलंपिक्स में देश के लिए जो रिकॉर्ड्स बने वो देश के कोटि कोटि नौजवानों को प्रेरणा देंगे। आप देखिए, ओलंपिक्स के करीब 125 साल के इतिहास में ये मनु हमारी पहली बेटी ऐसी है जिसने भारतीय खिलाड़ी के रूप में इंडिविजुअल इवेंट में 2 मेडल जीते हैं। हमारा नीरज पहला ऐसा भारतीय खिलाड़ी है जिन्होंने इंडिविजुअल इवेंट में गोल्ड और सिल्वर जीते। हॉकी में भारत ने 52 साल बाद लगातार 2 बार मेडल जीते कंटिन्यू। अमन ने केवल 21 साल की उम्र में मेडल जीत करके देश को बिल्कुल इतना प्रसन्न कर दिया है। और अमन के जीवन के विषय में आज देश जानने लगा है तो उनको लग रहा है कि भाई व्यक्तिगत जीवन की कठिनाइयों से भी इंसान अपनी यात्रा को, स्वप्न को, संकल्प को सिद्ध कर सकता है। कठिनाइयां अपने आप अपनी जगह पर रह जाती है। अमन ने करके दिखाया है। विनेश पहली ऐसी भारतीय बनी जो कुश्ती में फाइनल तक पहुंची। ये भी हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है। ओलंपिक्स में 7 शूटिंग इवेंट्स में इंडियन शूटर्स फाइनल्स में पहुंचे और ये भी पहली बार हुआ है। इसी तरह तीरंदाजी में धीरज और अंकिता पदक के लिए खेलने वाले पहले भारतीय तीरंदाजी बने। और हमारा लक्ष्य सेन, आपके मैच ने तो पूरे देश का जोश बढ़ा दिया है। हमारे लक्ष्य भी ओलंपिक में सेमीफाइनल तक पहुंचने वाले एकमात्र पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ी बने हैं। हमारे अविनाश सावले, इसने स्टीपल चेज के फाइनल में क्वालिफाई किया। इस फॉर्मेट में ये भी फर्स्ट टाइम रहा। भारत के सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है सऊदी अरब। पिछले कुछ वर्षों में इन दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में काफी मजबूती आई है। यही नहीं, दोनों देशों के बीच साझेदारी का आर्थिक महत्व भी हाल के वर्षों में बढ़ा है। इसी कड़ी में निवेश को लेकर भारत और सऊदी अरब उच्च स्तरीय टास्क फोर्स की पहली बैठक वर्चुअली आयोजित की गई। इसकी सह अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा और सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री प्रिंस अब्दुल अजीज बिन ने की। दोनों पक्षों ने टास्क फोर्स की तकनीकी टीमों के बीच हुई चर्चाओं की समीक्षा की। रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल संयंत्र, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा, बिजली, दूरसंचार, नवाचार सहित विभिन्न सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में द्विपक्षीय निवेश के विभिन्न अवसरों के बारे में रचनात्मक विचार विमर्श हुआ। इसकी जानकारी पत्रिका से ले सकते हैं। श्रोताओं, समय की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए आज इतना ही। अगले सप्ताह हम नए अंक के साथ आपके सामने आएंगे और बात करेंगे लाल किले की प्राचीर से लगातार 11वीं बार तिरंगा फहराकर एक और इतिहास रचने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के बारे में। हम ये भी बताएंगे कि किस तरह उन्होंने विकसित भारत संकल्प को यथार्थ में बदलने का मार्ग प्रशस्त किया है। विनीता को और अभिनय श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम न्यू इंडिया समाचार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDTalks@gmail.com।